बच्चों नमस्ते। मैं डॉक्टर आर के कटेवा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज अपन जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह है उत्पत्ति के नियम अथवा अल्पकाल में उत्पादन फलन पार्ट 2। कल अपने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे उत्पत्ति के नियम। 3 नियम हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो इसलिए क्या है, पहले थोड़ी इनकी व्याख्या बताएंगे, फिर इनकी टेबल सामने दे रखी है उस पर अपन डिस्कशन करेंगे, फिर डायग्राम्स जो दे रखे हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है कि यदि उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि के अनुपात से उत्पादन की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है तो उसे उत्पत्ति वृद्धि नियम या लागत ह्रास नियम कहेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का, सीधा सीधा समझिए। जिस उत्पत्ति के अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। स्थिर साधन को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में जितना आनुपातिक परिवर्तन करेंगे, जितनी वृद्धि करेंगे, आनुपातिक रूप से उत्पादन में वृद्धि उससे ज़्यादा हो, उसे हम उत्पत्ति वृद्धि नियम कहेंगे। इसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो लागत ह्रास नियम भी कहते हैं। यानी जितनी लागत हम करेंगे, लगाएंगे, तो उससे हमें आनुपातिक रूप से ज़्यादा उत्पादन उसमें प्राप्त होगा, तो इसे हम उत्पत्ति वृद्धि नियम कहेंगे। यह नियम उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में लागू होता है, जब उत्पादन के स्थिर साधनों की तुलना में परिवर्तनशील साधनों का अनुपात कम होता है। तब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि से स्थिर साधनों के साथ उसका अनुकूलतम संयोग स्थापित होने लगता है। इसलिए हम जितनी मात्रा में परिवर्तनशील साधनों की में वृद्धि करेंगे, उत्पादन की मात्रा उससे कहीं अधिक बढ़ती हुई होगी। इसे हम उत्पत्ति वृद्धि नियम कहेंगे। इसी व्याख्या में क्या है, वही बातें वापस मैं बोल रहा हूँ। व्याख्या में वृद्धि नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के परिवर्तनशील साधन की इकाई में वृद्धि से उत्पादन संगठन में सुधार होता है, जिससे सीमांत उत्पादन व औसत उत्पादन में वृद्धि होती है एवं कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। यह तभी है जब उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तनशील साधनों की बहुत कम इकाइयों का प्रयोग हो रहा है। जैसे जैसे साधनों की मात्रा बढ़ाते हैं, उत्पादन के साधनों का उचित संयोग होने लगता है और उत्पादन की मात्रा बढ़ने लग जाती है। एक सीमा पर समस्त साधनों का अनुकूलतम संयोग प्राप्त हो जाता है, वहाँ सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने टेबल बना रखी, इस टेबल में दिखाया गया है कि हमने 4 कॉलम बना रखे हैं। पहले कॉलम में परिवर्तनशील साधन है जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। स्थिर साधन स्थिर रहेंगे। परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन, जैसे पहले 1 इकाई, फिर दूसरी इकाई, फिर तीसरी इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई हमने बढ़ाई। तो इस परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करने के फलस्वरूप हमारे कुल उत्पादन में, जैसे पहली इकाई का उत्पादन किया, तब पहली इकाई का जब इनपुट के रूप में प्रयोग किया तो उत्पादन 8 इकाइयाँ हुई। दूसरी का किया तो 8 से बढ़ के 18 हो गई। तीसरी का किया तो 32 हो गई। चौथी का किया तो 49 हो गई। 5वीं का किया तो 69 हो गई। यानी सीमांत उत्पादन हमारा बढ़ रहा है। पहली इकाई से 8, दूसरी से 10, तीसरी से 14, चौथी से 17 और 5वीं से 20। ऐसे ही औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है। देखिए 8, फिर 9, 10.6, 12.2 और 13.8। तब यहाँ देखिए सीमांत उत्पादन तेज़ी से बढ़ रहा है, औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन धीमी गति से बढ़ रहा है। अब इसको हम डायग्राम के रूप में दिखाएंगे। तो देखिए नीचे डायग्राम है, आपको नीचे एक फर्स्ट में डायग्राम नंबर 1 फर्स्ट जो तालिका है, वृद्धि नियम तालिका नीचे दिखा रखा है। उसमें सामने दिखा रखा है कि सीमांत उत्पत्ति जो है वो हमारी बढ़ रही है तेज़ी से, और औसत उत्पत्ति भी बढ़ रही है, लेकिन सीमांत की बजाय कम धीमी गति से बढ़ रही है। तो 2 लाइनें हमने ऊपर की तरफ खींची हैं, दोनों बढ़ते हुए क्रम में हैं। ये मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन है। अब यदि हम इसी बात को उत्पत्ति वृद्धि नियम और लागत के ह्रास के रूप में बात करें, तो उत्पत्ति वृद्धि नियम को लागत की दृष्टि से लागत ह्रास नियम भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें साधनों में अनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप सीमांत लागत तथा औसत लागत
दोनों कम होने लग जाती हैं। इससे कुल लागत में घटती हुई दर से वृद्धि होती है, जो कि आपके सामने रेखा चित्र 2 दिखा रखा है। फर्स्ट सेकंड जो दिखा रखा है, देखिए दोनों नीचे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों नीचे गिर रही हैं। मार्जिनल कॉस्ट तेज़ी से नीचे गिर रही है, एवरेज कॉस्ट धीमी गति से नीचे गिर रही है। ये दोनों आपको सामने दिखा रखे हैं। अब उत्पत्ति वृद्धि नियम के हिसाब से फिर अगर दूसरा पॉइंट आता है उत्पत्ति समता नियम। समता नियम में क्या होगा, आपके सामने टेबल बना रखी है, थोड़ी मैं व्याख्या पिछली बता देता हूँ। समता नियम में है कि उत्पत्ति के साधनों में जितनी वृद्धि करेंगे उत्पादन में भी उतनी ही वृद्धि होगी, तो उसे हम उत्पत्ति समता नियम कहेंगे। यानी अल्पकाल में एक कुछ साधन को स्थिर रख करके कुछ साधनों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तनशील साधनों में जितना परिवर्तन करेंगे उत्पादन में भी परिवर्तन उतना ही होगा, उसे हम उत्पत्ति समता नियम कहेंगे। जैसे 10% साधनों में 10% की वृद्धि करें तो उत्पादन में 10% वृद्धि हो जाए, साधनों में 10% की कमी करें तो उत्पादन में भी 10% की कमी हो जाए, उसे हम उत्पत्ति समता नियम कहेंगे। तो इसकी व्याख्या क्या है, और व्याख्या के बारे में आगे बढ़ाऊँ तो मार्शल ने इसके संबंध में बात कही है, जब समस्त उत्पादन सेवाओं में एक दिए हुए अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है तो उत्पत्ति उसी अनुपात से बढ़ जाती है, तो उसे हम उत्पत्ति समता नियम कहेंगे। इसकी टेबल देखिए आपके सामने बना रखी है। इसमें अपन ने पहले परिवर्तनशील साधन दिखा रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। कुल उत्पादन दिखा रखा है, तो पहली इकाई का प्रयोग किया तो 8, दूसरी का किया तो 16, तीसरी का किया तो 24, चौथी का किया तो 32, पाँचवीं का 40। तो इससे फिर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन देखिए। सीमांत उत्पादन पहली से भी 8 है, दूसरी से भी 8 है, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जैसे जैसे बढ़ाते गए हमने। लेकिन सीमांत उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं है, 8, 8, 8, 8 आ रहा है, और औसत उत्पादन भी 8, 8 ही आ रहा है। इसको हमने डायग्राम नीचे 2 में दिखा रखा है। दो नीचे डायग्राम एक बनाया, लेकिन 2 चीज़ें आपको दिखाई हैं। एक्स एक्सिस पे साधनों की मात्रा है और वाई एक्सिस पे उत्पादन मात्रा भी है और लागत भी है। तो एक सीधी रेखा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट 8, 8, 8 ही हैं, तो हमने सीधी 8, 8, 8 रख दिया। ये एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों बराबर हैं। इसको अगर लागत के रूप में देखें तो लागत समता नियम भी है, क्योंकि लागत में जितनी वृद्धि करेंगे उत्पादन में उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। तो हमने नीचे इसी डायग्राम में एवरेज कॉस्ट और एवरेज मार्जिनल कॉस्ट दोनों को सामने आपके दिखाया है। अब ये समझने के बाद अब मूल जो बहुत इम्पोर्टेंट नियम है वो आता है उत्पत्ति ह्रास नियम। तीसरा पॉइंट आपके सामने दे रखा है। क्या है उत्पत्ति ह्रास नियम? बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है ये उत्पादन की दृष्टि से। मार्शल ने सबसे पहले इसके बारे में व्याख्या की थी और उसने इसे गहन कृषि के रूप में लागू करने की बातें कही थी। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में कहा कि ये नियम न केवल गहन कृषि में बल्कि उत्पादन के हर क्षेत्र में इसे लागू किया जा सकता है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। तो इसमें उत्पत्ति ह्रास नियम और लागत के बारे में पहले अपन चर्चा करेंगे। देखिए नीचे मैंने एक टेबल बना रखी है, उत्पत्ति ह्रास नियम की टेबल है। पहले इस टेबल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें जैसे ऊपर 2 टेबलें बना रखी हैं उसी आधार पर नीचे टेबल बनाई है। इसमें फिर वापस वही परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ हमने दे रखी हैं। टोटल प्रोडक्शन हमने दे रखा है, जैसे पहली इकाई से 10, दूसरी करेंगे तो 18 हो जाएगा, तीसरी करेंगे तो कुल उत्पादन 25 हो जाएगा, चौथी इकाई बढ़ाएंगे तो कुल उत्पादन 30 हो जाएगा, पाँचवीं इकाई बढ़ाएंगे तो कुल उत्पादन 33 हो जाएगा। यानी मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन की स्थिति देखिए। पहली इकाई से 10, दूसरी से 8 मार्जिनल प्रोडक्शन है, तीसरी से 7, चौथी से 5, फिर 3। यानी लगातार धीरे धीरे हम जैसे जैसे इकाइयों को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमें अतिरिक्त इकाई से मिलने वाला उत्पादन घटता हुआ हो रहा है। ऐसे ही एवरेज प्रोडक्शन भी गिरता हुआ आपके सामने हो रहा है। 8 पहले 10 है, फिर 9 है, फिर 8.3 है, फिर 7.5 है, फिर 6.6 है। तो ये आपके सामने है कि ये दिखा रहा है कि आपका उत्पादन जैसे जैसे उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करोगे वैसे वैसे आपको उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता हुआ मिलेगा। धनात्मक नहीं होगा, धनात्मक है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। उत्पत्ति ह्रास नियम लागत देखिए। उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को लागतों से भी संबंधित किया जा सकता है। वास्तव में उत्पादन में वृद्धि का अर्थ लागत में कमी से है तथा उत्पादन में कमी का अर्थ लागत में वृद्धि से है। इसलिए उत्पत्ति ह्रास नियम को लागत वृद्धि नियम भी कहा जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन में वृद्धि करने से साधनों की तुलना में उत्पादन मात्रा अधिक बढ़ती है। फलस्वरूप सीमांत लागत
औसत लागत में गिरावट आती है। इसके बाद यदि साधन की मात्रा को और बढ़ाया जाए तो सीमांत लागत एक बिंदु पर न्यूनतम होकर बढ़ने लगता है। इसके बाद औसत लागत भी न्यूनतम होकर बढ़ने लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि न्यूनतम बिंदु के बाद सीमांत लागत व औसत लागत दोनों ही बढ़ते हैं। सीमांत लागत में कमी तथा वृद्धि की दर औसत लागत की तुलना में अधिक होती है। ये सामने आपके डायग्राम जो दिखा रखा है, इसमें आप देखिए सब चीज़ें आपको दिखाई हैं। यही कारण है कि लागत घटने पर सीमांत लागत वक्र नीचे होता है तथा लागत बढ़ने पर सीमांत लागत वक्र ऊपर होता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सीमांत लागत वक्र का ढाल औसत लागत वक्र की तुलना में अधिक होता है। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए ऊपर उठता है, जो आपके सामने डायग्राम में मैंने दिखा रखा है। ये जो डायग्राम है इसमें देखिए आपके सामने दिखा रखा है कि कैसे मार्जिनल कॉस्ट पहले तेज़ी से नीचे गिर रही है और फिर तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है और एवरेज कॉस्ट को न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए ऊपर बढ़ रही है। इस नियम की मान्यताएं क्या हैं? उत्पादन के एक निश्चित एवं दी हुई तकनीकी स्तर पर किया जाता है। इससे तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन में पैमाने की बचतें प्राप्त नहीं होती। इस नियम में वस्तु की उत्पादन मात्रा पर ध्यान दिया जाता है, वस्तु के मूल्य पर नहीं। उत्पादन साधन को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है। परिवर्तनशील साधनों की सभी इकाइयाँ समरूप होती हैं और इनकी सीमाएं जो लागू होने के कारण बता रहा हूँ, मान्यताएं लागू होने के कारण एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना आवश्यक है। साधनों की अविभाज्यता भी होती है, साधनों की सीमितता होती है और उत्पादन साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं। उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन करने की स्थिति में ये यू शक्ल ले लेता है और इस उत्पत्ति ह्रास नियम के जो निष्कर्ष हैं, उस निष्कर्ष के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि यह नियम सर्वव्यापक है और उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। जहाँ प्रकृति का प्रभाव ज़्यादा है वहाँ यह शीघ्र क्रियाशील हो जाता है और जहाँ मानवीय ज़्यादा प्रभाव वहाँ कुछ देर से क्रियाशील होता है। यह नियम उत्पादन के मूल्य से संबंधित न होकर उत्पादन मात्रा से संबंधित होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम एक तर्कसंगत अनिवार्यता है। यह उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम तो इसकी अस्थायी अवस्थाएं मात्र हैं। कुछ साधनों को स्थिर रख कुछ में परिवर्तन करने से अनुकूलतम संयोग भंग हो जाता है, तभी यह नियम लागू होता है। अर्थात यह नियम परिवर्तनशील साधनों के अनुकूलतम संयोग के बाद ही लागू होता है। वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग तथा इसे भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है। तो ये हमने पार्ट 2 इसका पढ़ा, उत्पत्ति ह्रास, उत्पत्ति के नियम और अल्पकाल में उत्पादन भूमिका। इसी के साथ ये टॉपिक पूर्ण होता है। धन्यवाद।